नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ आज फिर एक नई कहानी के साथ। अपराध की दुनिया की एक ऐसी कहानी के साथ साथियों, शायद ऐसी कहानी आप अपने जीवन में पहली बार सुनेंगे, क्योंकि एक ऐसी कहानी जिसमें बेहद ही खौफनाक कत्ल भी होता है, प्यार भी होता है। और यह कहानी की सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक अंक 6 जुड़ा हुआ है। कत्ल, हत्या, सब कुछ के पीछे एक 6 जो उसका साथ नहीं छोड़ता है। 6 अंक जो उसके साथ जुड़ा रहता है और उसके मरने तक भी 6 अंक जुड़ा रहता है। आखिर कहानी में ऐसा क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ गुरुग्राम के सदर थाना के अंतर्गत सेक्टर 33 की यह घटना है। एक लड़का, बिहार का रहने वाला शिवनाथ, बिहार के सीतामढ़ी का, अपने भाई और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बेहद खुश रहता है। लेकिन अब मामला यही नहीं चलता है। अब जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं तो अब काम की तलाश में लगता है। एक दिन उसे पता चलता है कि गुरुग्राम में एक ओवन कंपनी है, उसमें काम है, ठीक ठाक सैलरी भी है। अब वहाँ काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। अपने घर वालों से कहता है कि अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द जैसा काम लगेगा करने के बाद मैं फिर बहुत जल्द घर आऊँगा। अब जैसे ही वह बिहार से गुरुग्राम निकलता है, गुरुग्राम जाता है और करीब 6 महीने तक वहाँ रहता है। इन 6 महीनों में वह कई बार अपने बीवी से, अपने बच्चों से बातें करता, ठीक ठाक सैलरी कमाकर अपने घर देता रहता था। घर परिवार बेहद अच्छा चल रहा था, सब कुछ चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। बच्चे भी अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। लेकिन तभी शिवनाथ एक दिन अचानक से गायब हो जाता है। जब उसका भाई, उसकी पत्नी जब उसे फ़ोन करती तो फ़ोन नहीं लगता। अब करीब 2 दिन हो जाते हैं जब फ़ोन नहीं लगता है, तो बड़ी अचंभव वाली बात होती है। अब घर वाले परेशान रहते हैं कि आखिर उसका पति शिवनाथ, भाई शिवनाथ कहाँ चला गया कि फ़ोन भी नहीं कर रहा है। आए दिन वह दिन में कई बार फ़ोन करता था। अब उसका भाई परेशान होता है। परेशान होने के बाद उसके एक दोस्त को फ़ोन करता है, तो वह बताता है कि आजकल वो कंपनी में भी नहीं आ रहा है और ना ही कमरे पर दिखाई देता है। अब वो कहाँ चला गया यह तो वही जाने। अब भाई बेहद परेशान होता है। पत्नी रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, मेरे पति को सही सलामत रखना और सही सलामत घर लेकर आना। अब पत्नी के यानी कि भाभी के आंखों में आंसू देख देवर, शिवनाथ का छोटा भाई, अपने घर से निकलता है गुरुग्राम भाई का पता लगाने के लिए। जब वह गुरुग्राम जाता है, कंपनी में भी लोगों से पूछताछ करता है तो उसका कुछ पता नहीं चलता है। आसपास जहां वह रहता था वहां जाकर पूछताछ करता है तो उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब जब कुछ पता नहीं चलता है तो वह अब सदर थाने जाकर पुलिस के पास अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और बताता है कि साहब, मेरा भाई कई महीने पहले यहाँ काम करने के लिए आया था, करीब 6 महीने हो गए हैं, लेकिन ना तो वह घर आया और ना ही उसकी किसी से इस समय बात हो पा रही है। उसे डर है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, कहीं उसके साथ अपहरण तो नहीं हो गया है या फिर कोई और बात है। लेकिन फ़ोन उसका बंद आ रहा है। अब पुलिस उस व्यक्ति का नंबर लेती है, शिवनाथ का, और उसके लोकेशन ट्रेस करती है तो उसकी लोकेशन पता चलती है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के सुवसा गांव में। अब पुलिस उसके भाई को बताती है कि तुम्हारा भाई की फ़ोन की जो लोकेशन है वह प्रतापगढ़ सुवसा में मिल रही है। उसका भाई बताता है कि साहब, हमारी कोई भी रिश्तेदारी प्रतापगढ़ में नहीं है, ना हम किसी को प्रतापगढ़ में जानते हैं, हो सकता है कंपनी के काम से गया रहा होगा। अब उधर पुलिस जब कंपनी में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम अपने लोगों को दूर दूर तक भेजें। हमारा काम यही गुरुग्राम तक ही सिमटा हुआ है। अब पुलिस बड़ी हैरान रहती है कि ऐसी कौन सी नौकरी कर रहा था, ऐसा कौन सा काम था कि वह बिना घर वालों को बताए प्रतापगढ़ चला जाता है। अब पुलिस को शक होता है। अब पुलिस संदेह करने लगती है। अब मामले को प्रेम प्रसंग और भी चीज़ों से देखकर जोड़कर सोचने लगती है। अब पुलिस फ़ौरन ही प्रतापगढ़, जहाँ उसकी लोकेशन मिलती है, वहाँ पहुँचती है। जब वहाँ पहुँचती है तो उसका फ़ोन बरामद होता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। अब पुलिस बड़ी हैरान थी कि फ़ोन है आसपास, उसका कुछ पता नहीं है, टूटा हुआ फ़ोन मिलता है। लेकिन अब पुलिस उसके फ़ोन लेने के बाद अब उसकी कॉल डिटेल्स
सीडीआर निकालती है। जब सीडीआर निकालती है तो उसमें एक नंबर जो पुष्पा के नाम से रहता है और पुष्पा से अक्सर उसकी बातचीत होती थी। अब पुलिस पुष्पा की कुंडली खंगालती है। पुष्पा की कुंडली जब खंगालती है तो पता चलता है कि जिस जगह लोकेशन मिली थी उसी गांव में, प्रतापगढ़ के उसी गांव में, यानी कि स्वसा गांव के पास की ही रहने वाली पुष्पा। अब पुलिस सब कुछ लगभग समझ चुकी थी कि मामला प्रेम प्रसंग का है। आखिर पुष्पा उसकी क्या लगती थी, कौन थी, क्योंकि पुष्पा भी शादीशुदा थी और यह भी शादीशुदा रहता है, शिवनाथ भी। अब पुलिस पुष्पा की और कुंडली खंगालती है तो पता चलता है वो अपने पति के साथ, उसके पति का नाम विनोद रहता है और विनोद के साथ वह गुरुग्राम में कई सालों से काम करती है और उसका पति भी वही रहता है। गांव में बहुत कम आना जाना होता है। अब पुलिस गुरुग्राम पहुंचती है। गुरुग्राम पुलिस अपनी कार्रवाई तेज करती है। कार्रवाई तेज करती है तो अब पुष्पा के बारे में सारी हकीकत पता चलती है। अब जो उसका फ़ोन था वो बंद आ रहा था। अब पुष्पा की पुलिस तलाश तेज करती है, तभी दोनों पकड़े जाते हैं। अब पुलिस उसके पति और पुष्पा को गिरफ्तार करती है, विनोद और पुष्पा को गिरफ्तार कर अब थाने लाकर पूछताछ करती है। पूछताछ करती है, दोनों कहते हैं कि देखिए हमें कुछ भी पता नहीं है, आप खामखा हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जब पुष्पा को अपने तरीके से जब पेश आती है तो पुष्पा टूट जाती है। पुष्पा पुलिस की बातों में फंस जाती है और वह सारी हकीकत बयां करने लगती है। जब वह एक ऐसी हकीकत बताती है जिसको सुनकर पुलिस ही नहीं बल्कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जब शिवनाथ काम करने के लिए गुरुग्राम आया हुआ था तो उससे कुछ साल पहले उसी कंपनी में पुष्पा भी काम किया करती थी और पास के ही एक कंपनी में उसका पति विनोद भी काम किया करता था। दोनों सेक्टर 33 में ही रहते थे और सेक्टर 33 के पास ही ओवन कंपनी रहती है, उसी में पुष्पा और शिवनाथ काम किया करते थे। जब शिवनाथ शुरू में बिहार से पहली बार गुरुग्राम जाता है, उस कंपनी को ज्वाइन करता है, तो वो देखता है कुछ दिनों बाद की उसी के कंपनी में एक महिला जो हमेशा आती जाती है, जिसकी उम्र 38 साल रहती है, नाम पुष्पा, बेहद ही खूबसूरत महिला। अब उसको बार बार वह खड़ा होकर देखता था, जब भी आती जाती थी वह देखता रहता था। 48 साल का करीब शिवनाथ। अब इस उम्र में भी उसके लिए, उस महिला के लिए प्यार जाग जाता है। एक दिन महिला भी गौर फरमाती है तो वह देखती है कि एक व्यक्ति उसे छुपी निगाहों से हमेशा देखता रहता है। अब वो अगले दिन जब जाती है तो पुष्पा उस व्यक्ति को तरफ देखती है तो अब व्यक्ति उसके देखकर इस्माइल करता है, तभी पुष्पा वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद जब पुष्पा फिर से उस कंपनी से लौट रही थी, तभी शिवनाथ की उससे मुलाकात होती है और शिवनाथ उसे रोक देता है और पूछता है कि आप इसी कंपनी में काम करती हैं। पुष्पा कहती है, हाँ जी मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ, आप कहाँ काम करते हैं? तो शिवनाथ बताता है कि मैं भी इसी कंपनी में काम करता हूँ। और बेहद ही तेज तर्रार पुष्पा अब उससे बातचीत जब करने लगती है तो इधर शिवनाथ कहता है कि देखिए मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। अब इधर पुष्पा भी नहीं कर पाती है और वो भी हाँ कर देती है। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और दोनों का प्यार अब परवान चढ़ने लगता है। परवान चढ़ने लगता है तो अक्सर कर अब पुष्पा को लेकर वो अपने कमरे पर भी जाता था और कभी कभी रेस्टोरेंट और पार्कों में लेकर घूमता रहता था। अब धीरे धीरे दोनों का मोहब्बत आग उगलने लगती है। अब दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और उधर उस महिला के लिए शिवनाथ पागल होने लगता है। अब जो वह महिला कहती थी वह करने लगता है। अब वह धीरे धीरे सारे पैसे पुष्पा को देने लगता है और पुष्पा उसके पैसों से ऐश आराम करने लगती है। लेकिन एक दिन जब वह शिवनाथ के साथ घूम रही थी तभी उसके पति को पता चल जाता है। जब उसके पति को पता चलता है, वह देख लेता है, तो वह पुष्पा जब घर आती है तो शाम को पुष्पा से कहता है वह लड़का कौन था, वह व्यक्ति कौन था जिसके साथ तुम घूम रही थी? तो बताती है कि वह उसके कंपनी में ही काम करता है और उसके ग्रुप का मैनेजर है, यानी कि उसके कंपनी का ही मैनेजर है और वह उसका क्षेत्र अलग है और इसका क्षेत्र अलग है। दोनों एक ही कंपनी में अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं।
अब वह अपने क्षेत्र का मैनेजर है और यह उस कंपनी में वर्कर के रूप में काम करती है और बहुत अच्छा आदमी है, बिहार का रहने वाला है। अब उसका पति कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। पति बस सलाह देकर छोड़ देता है कि थोड़ी दूरियां बना कर रखना, ज़माना बहुत खराब है। लेकिन पुष्पा अब उसके प्यार में पागल थी और उधर शिवनाथ भी उसके प्यार में पागल था। मना करने के बाद भी पुष्पा उसके साथ घूमती थी, फिरती थी, ऐशो आराम करती थी। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में बेकरार होते गए। अब एक दिन फिर वह फ़ोन पर पति से बात करती, अपने प्रेमी से बात करती है तो पति उसे पकड़ लेता है। पति कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम उस व्यक्ति से नाजायज़ रिश्ता जोड़ रही हो, शिवनाथ के साथ तुम्हारा नाजायज़ रिश्ता है। देखो, हम दोनों ने अपने परिवार को, अपने बच्चों के लिए छोड़कर इतनी दूर आए हैं गांव से कमाने के लिए और खाने के लिए, और यहाँ मेरे रहते हुए तुम अगर एक अब अजनबी व्यक्ति से संबंध बनाओगी तो परिवार भी टूटेगा, सब कुछ टूटेगा। अब विनोद प्यार से अपनी पत्नी को समझाता है और पत्नी रोने लगती है और फिर उसकी अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके बाद पुष्पा का प्यार अपने पति के लिए जाग उठता है। अब वह शिवनाथ से बात करना बंद कर देती है, उससे दूरियां बढ़ाने लगती है। लेकिन शिवनाथ खूबसूरत महिला पुष्पा के प्यार में इस कदर पागल था कि ना उसे अपना परिवार दिख रहा था, ना पत्नी दिख रही थी, उसे सिर्फ पुष्पा दिख रही थी। अब पुष्पा के प्यार में पागल शिवनाथ आए दिन फ़ोन करता था, वह मना करती थी। कंपनी जाती थी तो वह कंपनी में भी उसका पीछा करता था, उससे बातें करता था। वह कहता था कि देखो तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है। वह कहती है कि देखिए, मेरे पति को सब कुछ पता चल गया है और मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ, आप अपना काम देखिए, मैं अपना काम देखना चाहती हूँ। लेकिन शिवनाथ मानने को तैयार नहीं था, वह बेकरार था। अब वह उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वह कहता है देखो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि जो तुम कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ मुझसे पीछा मत छुड़वाओ, मेरा पीछा मत छोड़ो, जैसे पहले प्यार करती थी वैसे ही प्यार आज भी करती रहो। पुष्पा मानने को तैयार नहीं होती है, लेकिन फिर पुष्पा के दिमाग में कुछ बातें आती हैं। वो फिर से शिवनाथ से थोड़ी बहुत बातें करना शुरू करती है, मिलना जुलना जारी रखती है। अब एक दिन वह कंपनी से छुट्टी लेती है और छुट्टी लेकर अपने पति के साथ 8 जून साल 2024 की शाम को दिल्ली से ट्रेन पकड़ती है और अपने घर 600 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ आ जाती है। अब जब प्रतापगढ़ आ जाती है तो अब धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत को, शिवनाथ और पुष्पा की मोहब्बत को 6 महीने हो चुके थे। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि 6 अंक जुड़ा हुआ है, अब 6 अंक 6 महीने का प्यार पूरा हो रहा था। धीरे धीरे दोनों को प्यार को 6 महीने हो रहे थे। उधर 600 किलोमीटर की दूरी भी थी और इधर पुष्पा अपने पति के साथ घर आती है तो पति से वह बताती है कि देखिए जी, मैं काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब या तो हम लोग गांव रहें या फिर कुछ तो करना होगा। अब वह एक उसकी सहेली रहती है, उसकी सहेली जिससे वह बातचीत करती थी, पूनम, जो कि उसकी जिगरी दोस्त रहती है। जो भी पुष्पा कहती वो पूनम करने के लिए तैयार रहती है। अब वह पूनम के घर जाती है और पूनम और उसका पति चिंतामणि दोनों से बैठकर बातचीत करती है और अपनी सारी बात बताती है। मुझे शिवनाथ से जाने अनजाने में मोहब्बत हो चुकी थी और मैं भी यह भूल चुकी थी कि मेरा भी एक पति है, बच्चे भी हैं। लेकिन इसी बीच उसे अपने पति पर फिर से प्यार जाग उठा और वह उससे दूर रहना चाहती है, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो उसे बेहद परेशान करता है और उसके चक्कर में उसका हंसता खेलता परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। तभी जो से सहेली रहती है पूनम मिलकर उसके साथ कुछ बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद अब 16 जून को बातचीत होती है। 15 जून को वह फ़ोन करती है पुष्पा शिवनाथ से बातचीत होती है तो वह कहती है देखो शिवनाथ, आज भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अब जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। एक काम करो कि मेरे यहाँ भी कोई है नहीं, तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे गांव ही चले आओ प्रतापगढ़, और यहीं से फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अब उधर शिवनाथ उसके प्यार में पागल अपने घर वालों से बातचीत करता है और फिर 16 तारीख को पहुंचता है प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ पहुंचता है तो प्रतापगढ़ वह अपने पति के घर ना रोककर वो अपनी सहेली पूनम के घर उसे ले जाती है और उससे बातचीत कराती है कि मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है और ये तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती है और यहाँ तुम सेफ रहोगे और मेरे पति को इसकी जानकारी भी नहीं होगी। अब वहाँ रुकने के बाद रात होती है, खाना वगैरह बनता है, खाता है और खाने के बाद जैसे ही सोता है
वैसे ही जो उसकी सहेली रहती है और चिंतामणि, पुष्पा और विनोद मिलकर बांके और कुल्हाड़ी से उसके हाथों को काटते हैं, उसके पैरों को काटते हैं और गले को काट देते हैं। यानी कि कई टुकड़ों में शिवनाथ को विभाजित कर देते हैं और उसका फ़ोन उसी गांव में फेंक कर और उसकी बॉडी को पूनम के घर के पीछे दफना देते हैं, 6 फुट गड्ढा खोदकर। दफनाने के बाद अब इधर 2 दिनों तक वह गांव में रहती है, लेकिन उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार जाकर वह उस जगह पर देखती थी। अब वह शायद कत्ल करके परेशान हो चुकी थी, पछतावा हो रहा था। वो अपने पति से बातचीत करती है तो पति कहता है कि एक काम करो, चलो फिर से हम लोग गुरुग्राम चलते हैं। फिर से दोनों गुरुग्राम कमाने के लिए निकल जाते हैं और इधर सहेली पूनम और उसका पति घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अब पुलिस को जब उसके कत्ल की हकीकत पता चलती है तो पुलिस अब पुष्पा और उसके पति को लेकर प्रतापगढ़ जाती है। प्रतापगढ़ जाने के बाद उस जगह पर, उस निशानदेही पर खुदाई होती है। जब खुदाई शुरू होती है तो गांव के आसपास पुलिस वालों को देखकर भारी संख्या में पुलिस बल और मशीन से खुदाई हो रही थी, तो लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या यहाँ पर है कि पुलिस क्या तलाश कर रही है, यहाँ तो कोई है भी नहीं। अब पीछे हाथे में जब खुदाई शुरू होती है तो धीरे धीरे एक हाथ निकलता है, फिर पैर मिलता है, फिर उसका सर मिलता है। यानी कि बॉडी बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी, गल चुकी थी लगभग। अब उसके बाद पुलिस उसकी बॉडी को निकालती है और जब उसकी बॉडी को बाहर निकालती है सड़ी गली अवस्था में, तो इधर गांव वाले देखकर हैरान रहते हैं। चारों तरफ दहशत फैल जाती है। उसके गांव में एक कत्ल होता है और उसे दफना दिया जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। अब पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर भाई से जब पूछताछ पुलिस करती है कि उस महिला के बारे में, तो भाई कुछ बोलने को तैयार नहीं रहता है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है गाँव वालों का कि पुष्पा कई लाख रुपए और कुछ गहने भी उसके साथ लेकर आई हुई थी, उससे लेकर आई हुई थी, जो वह यूज़ करती थी। अब पुलिस चारों को गिरफ्तार करती है और चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन साथियों, आज भी उस गांव में सन्नाटा फैला हुआ है, दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। अब उस क्षेत्र से बच्चे, बूढ़े, जवान गुजरने से डर रहे हैं जहां पर लाश निकली हुई थी, एक मुर्दा निकला हुआ था। अब उस गांव में इतनी बड़ी हादसा हो जाता है लेकिन लोगों को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब लोगों का यही कहना रहता है कि यह महिला, जो भी इस तरह की कैरेक्टरलेस महिला के चक्कर में पड़ता है, उसका यही हाल होता है। यानी कि एक व्यक्ति से वह प्रेम करती है, फिर पति को बताती है, पति को पता चलता है, पति, प्रेमी और सहेली चारों मिलकर उसे बेरहमी से उसकी हत्या करते हैं। और इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा कलेजा न जाने कहाँ से उनके पास आता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है और अपना नाम लेने की अपील की है। रौनक भाई हैं, डॉक्टर ए.के. अग्निहोत्री जी हैं प्रयागराज से, आनंद गुप्ता जी उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं, राहुल सिंह जी लखनऊ से हैं, प्रिंस या भदोही के रहने वाले हैं, स्नेहा जी दिल्ली से हमारी रोज़ाना कहानी को सुनती हैं और कमेंट करती हैं। तो साथियों, कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो भी खामियां होंगी उनके बारे में भी आप कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट, एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और हम बेहतर से बेहतर कहानियाँ आपके लिए लेकर आते हैं और बेहतर से बेहतर अंदाज में सुनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो साथियों, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।